नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के सुपर स्पीड की। इस समय देश की इकोनॉमी पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। दूसरी तिमाही के आंकड़े इस बात के साफ तौर पर गवाह हैं। विभिन्न आर्थिक मोर्चों पर देश की रफ्तार शानदार रही है और सबसे खास बात है कि यह प्रदर्शन सिर्फ एक सेक्टर में नहीं बल्कि लगभग हर क्षेत्र में है। और यह तेजी सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी कुलांचे भर रही है। तो जानेंगे इस से जुड़ी खबरें और चर्चा करेंगे कि इस तेजी से के पीछे आखिर क्या वजह है, क्या प्रमुख कारण है इसके, और आने वाले वर्षों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर क्या अनुमान है। तो सबसे पहले हम बताएं आपको कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। विभिन्न आर्थिक मोर्चों पर देश की रफ्तार शानदार रही है। भारत और अमेरिका ने इस साल जेट फाइटर इंजन और सेमीकंडक्टर चिप्स पर समझौता किया। इसे बेहद अहम पहलू माना जा रहा है। इस साल भारतीय मुद्रा का प्रदर्शन भी बेहद अच्छा रहा। इस साल डॉलर की तुलना में रुपए के मूल्य में 1% से भी कम की गिरावट दर्ज की गई। वहीं इस अवधि में अन्य मुद्राओं के तुलना में जो रुपए का प्रदर्शन रहा वो बेहद शानदार रहा। सिर्फ 1% की गिरावट इसमें दर्ज की गई। इस साल $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच जाएगी भारत की जीडीपी। तो वहीं इस अवधि में चीनी युआन की अगर बात करें तो उसमें 3% से अधिक की गिरावट देखी गई। दक्षिण अफ्रीकी की मुद्रा में 9% और जापान की मुद्रा में 11% तक की टूट देखी गई। आईएमएफ ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार की सराहना की है। इस साल अर्थव्यवस्था 6% से अधिक बढ़ने की राह पर है, जिसमें जीडीपी $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच जाएगी। तो आईएमएफ ने भी इसकी सराहना की है कि अगले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में एक होगी, जैसा कि अभी दूसरी तिमाही में है। और अब जो बहुराष्ट्रीय वित्त संस्थान है उनका कहना है कि मोदी सरकार द्वारा किए गए सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था में नई रफ्तार पैदा हुई है। और भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है उससे एक बात तो साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उभरते बाजार के दिग्गज निवेशक और मोबियस कैपिटल मार्केट्स के संस्थापक मार्क मोबियस भारत की ग्रोथ को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि चीन को जाने वाला बहुत सारा पैसा भारत आएगा और काफी निवेश को जो चीन जाना था वो अब भारत आने वाला है। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब चीन में एफडीआई प्रवाह वर्ष 1998 से लेकर अब तक की इस अवधि में पहली बार करीब 10% घट गया है। एक मीडिया साक्षात्कार में मोबियस ने कहा कि अगर आप संख्याओं को देखें तो आप देखेंगे कि भारत में आने वाले धन का प्रवाह काफी बड़ा है और यह बढ़ रहा है, और इसमें न केवल पोर्टफोलियो निवेश बल्कि निजी निवेश भी शामिल हुए हैं। इसलिए भारत को बहुत सारा पैसा मिलने वाला है जो आमतौर पर चीन को जाता है। तो मोबियस ने स्वीकार किया कि अभी भी ऐसे निवेशक होंगे जो चीन जाकर निवेश करने के इच्छुक जरूर होंगे, लेकिन भारत इस प्रवृत्ति का लाभार्थी बना रहेगा। जैसा कि देश के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि चीन में विदेशी निवेश प्रवाह पहले 10 महीनों में सालाना आधार पर 9.4% घटकर $136.4 बिलियन रह गया। भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक अक्टूबर और नवंबर में शुद्ध विक्रेता रहे हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में 2023 में अब तक एफपीआई निवेश $10 बिलियन से अधिक हो गया है। तो यह बात भी कही जा रही है कि विविधता और जनसांख्यिकी जैसे सकारात्मक कारकों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य रोमांचक दिख रहा है। और मोबियस ने कहा है कि उनके पोर्टफोलियो में निवेश के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है और उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में भारत में बहुत सारा पैसा कमाया है। उन्होंने कहा कि भारत की रचनात्मकता, युवा आबादी और प्रौद्योगिकी को अपनाने के साथ साथ विविधता भी इसकी एक ताकत है। तो मार्क मोबियस का बयान रहा कि बहुत सारा पैसा जो चीन जाने वाला था वो अब भारत की तरफ रुख कर रहा है। भारत इस प्रवृत्ति का लाभार्थी रहेगा। बहुत सारे लोग निवेश जरूर करेंगे चीन में, लेकिन जो ये एक मूड बना है उसका लाभार्थी भारत बना रहेगा।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद विरमानी, जो कि मेंबर हैं नीति आयोग के, जुड़े हुए हैं। वर्मानी साहब, डॉक्टर वर्मानी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले जो भारत की कुलांचे भरती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, इस स्थिति का आकलन कैसे करेंगे? क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना है और जो दूसरी तिमाही के जो नतीजे हैं वो इस बात की गवाही देते हैं। क्या फैक्टर्स रहे हैं इसके पीछे, किस तरह से आकलन करेंगे इसका आप? तो देखिए, जो पिछले 10 साल काफ़ी सारे रिफॉर्म्स जिसको हम कहते हैं हुए हैं। आपको याद होगा एक जीएसटी इंट्रोड्यूस की गई थी, जो ये देश के 75 साल में एक बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसको कहते हैं। वो आईबीसी आया था, एक एमपीसी बनाई थी, और फिर ये तो 2014 और 2019 में हुए। फिर उसके बाद और भी गति ज़्यादा हो गई है। जो कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म हुए थे, और कई एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, आपने सुना होगा आजकल कितनी प्राइवेट कंपनी स्पेस में जा रही हैं, स्पेस का काम कर रही हैं। तो ऐसे लेबर कोड्स, तो सब जगह पे जैसे पब्लिक सेक्टर हो, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म हो, वेलफेयर रिफॉर्म हो, और कई टाइप की एम्पावरमेंट स्कीम जिसको हम कहते हैं, एक दो मेंशन कर सकता हूँ, जो एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली सबके घर तक पहुँचा दी। तो ऐसी कई रिफॉर्म्स और जिसको कहते हैं वेलफेयर प्रोग्राम्स, एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स किए गए हैं। पर इन चीज़ों का अपनी इकोनॉमी पे थोड़ा आस्ते आस्ते लैग्स, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं, उनका असर आस्ते आस्ते पड़ता है। और ये लगता है कि अब विद दिस, जो आपने पढ़ाई होगा, पहले आधे वर्ष में तकरीबन 7% 8 जीडीपी ग्रोथ हुई है। लग रहा है कि अब इसका जो सारे रिफॉर्म्स हुए हैं उसका प्रभाव अब इकोनॉमी में दिखना शुरू हो गया है। जी, निश्चित तौर पर दिखना शुरू हो गया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के मुताबिक 2024 में भारत की ग्रोथ रेट 6.4 रहने वाली है। भारत का अनुमान है, वित्त मंत्री ने भी कहा है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि 2027 तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेंगे। S&P कहता है कि 2030 तक आप तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हो जाएंगे। किस तरह से देखते हैं आप S&P की इस रिपोर्ट को? तो देखिए, पिछले 10 साल में हम कई, ये एक्चुअली मेरा भी विषय है, मैं तकरीबन 20 साल से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। पर एनीवे, जो पिछले 10 साल के तकरीबन 2 नोटेबल चीज़ें हुई थी। और तकरीबन हम 10 साल पहले 7-8वीं पोजीशन में होते थे, और ग्रेजुअली करके अब पिछले 2-3 साल में हमने फ्रांस और यूके को ओवरटेक किया है। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट इन कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगली 2 कंट्रीज़ जो रह गई हैं वो जर्मनी और जापान, और मेरे हिसाब से, सबका अपना अपना एस्टिमेट है, मेरे हिसाब से तकरीबन 3 से 5 साल में हम पहुंच जाएंगे। सो एंड ऑफ, लेट्स से, अगर 23 में 5 मिलाइए, 2028 तक, 2028 तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की लाइक्लीहुड है। जी। S&P का एक ये भी मानना है कि देश इसके पीछे अगर उसको कनेक्ट करें जो मैंने पहले बोला है, हाँ, तो तो 2 सेट्स ऑफ रिफॉर्म हुए हैं। एक तो जो मैंने अभी बोला है 2014 से, और पहले भी रिफॉर्म्स हुए थे 91, 80 में। तो ये सब बिल्डअप होता जा रहा है, अपनी इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो रही है, ग्रोथ प्रोसेसेस बढ़ रहे हैं, और ग्रोथ के साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है और पॉवर्टी भी कम होती है। तो पॉवर्टी काफ़ी कम हो गई है। ये मैंने दो लोगों के साथ और लिखा था एक पर्चा 1-2 साल पहले,
जिसमें हमने दिखाया था कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जिसको कहते हैं, जो जिसके तो वो तकरीबन 2% से कम हो गई है। तो ये सारा प्रोसेस बिल्डअप होता है, क्योंकि हम काम करते हैं एकदम, जैसे पॉपुलरली भी कहते हैं, जब काम करते हैं उसका नतीजा आस्ते आस्ते सामने आता है। जी जी जी, निश्चित तौर पर। तो S&P की जो बात हो रही थी, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर की बनने की तरफ अग्रसर है भारत, ऐसा उनका कहना है। और ये कहा जा रहा है कि जो सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर है उससे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, और ये एक बड़ा चैलेंज भी हो सकता है, एक भारत के लिए परीक्षा के तौर पर है। कैसे आप इसको देखते हैं? ये भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई लोग हैं जो कहते हैं कि हमें खाली सर्विसेज पे ध्यान देना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ दो, हम पीछे रह गए हैं। बट मैं इससे समृद्ध नहीं हूँ, और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री भी आपने सुना ही होगा। तो मेरा ख्याल है कि हम सबका ख्याल है एक्चुअली कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि पहले लोग कहते थे कि चीन मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड है, इंडिया सर्विस सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये अब थोड़ा पुराना हो गया है। इतनी शॉक्स हुए हैं, जैसे कोविड के दौरान जो सप्लाई चेन सारी डिसरप्ट हो गई थी, कई महीनों के महीने चाइना से सप्लाईज ही नहीं आ रही थी। तो लोग अब उनको लगा है कि ये ज़्यादा कंसंट्रेशन चीन में हो गई है, उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जो आपने सुना होगा चीन+1 कई लोग यूज़ करते हैं, उसके कई मीनिंग हैं, बट वो इट कैप्चर्स द सेंटिमेंट। तो ये जो आपने कोट किया, तो मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। आई थिंक हमें अपॉर्चुनिटी है, तकरीबन अगले 5 से 10 साल समझ लो, कि हम जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, कैपेबिलिटी, ग्रोथ हम बढ़ा सकते हैं, और इससे जो इंडस्ट्रियल लेबर होती है, जो थोड़े लेस एजुकेटेड लोग होते हैं, उनको बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। जो सर्विसेज हैं वो ज़रूरी हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, और हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट होती है, पर हमारे को नीचे वर्ग के लोगों को भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग में उसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जी, मूडीज़ ने चीन की जो सॉवरेन रेटिंग है उसको घटाया है। जो उभरते बाजार के दिग्गज निवेशक है मार्क मोबियस, उनका मानना है कि काफ़ी निवेश जो चीन जाने वाला था वो भारत आएगा। किस तरह से देखते हैं इस बदली हुई परिस्थिति को, और भारत के विशेष संदर्भ में ये कैसा होगा, किस तरह से देखते हैं इसको? हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम जब कैपिटल फ्लोज जो कहते हैं, जो विदेश से आती है इन्वेस्टमेंट, दो टाइप की होती है। तो एक तो समझ लो इक्विटी और डेट जिसको कहते हैं, जो स्टॉक मार्केट्स में जाती है। तो वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, जैसे मार्क मोबियस ने बोला है और उन्होंने बोला है कि वो चीन में बिल्कुल एकदम गिर गई है, और वो शिफ्ट इंडिया, क्योंकि भारत काफ़ी बड़ी मार्केट है, अब 5 नंबर मार्केट हो गई है। तो वो जो इक्विटी और डेट है वो बड़ी आसानी से मूव कर सकता है, उसको टाइम नहीं लगता, वो एक हफ्ते में, एक दिन में पैसे हम कर सकते हैं। तो वो तो जल्दी हो जाएगा। जो थोड़ा जिसको ज़्यादा देर लगेगा, जिसको हम FDI कहते हैं, जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्रीज, ये वो, पर उसका भी शुरुआत हो गया। अगेन आपने सुना होगा एप्पल, फॉक्सकॉन वगैरह, वो अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रहे हैं। तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा और बढ़ता जाएगा, दोनों चीज़ें होंगी। जी जी जी, जो निश्चित तौर पर भारत एक तेज़ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर है और हम एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि ये जो हमारे सारे जो अनुमान हैं वो सही साबित होंगे। डॉक्टर अरविंद विरमानी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की सुपर स्पीड पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर।
यार गिरी तो पॉपुलर बन गया है तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की सुपर स्पीड की। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, इस चर्चा में शामिल हुए हैं डॉक्टर चरण सिंह, जो कि एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं और CEO हैं ईग्रो के। डॉक्टर चरण सिंह, बहुत स्वागत है आपका। और जब हम इस चर्चा की बात करते हैं कि बहुत सुपर स्पीड से, टॉप स्पीड से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो बात जरूर जहन में आती है कि आखिर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो शानदार तरीके से काम कर रहे हैं और किन पर शायद थोड़ा और जोर देने की जरूरत है। कोई शक ही नहीं है। आप अगर अपना जो एक सप्ताह पहले जो डेटा निकला है, उसमें जिस स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 7.6% से आपने देखा होगा, वो एक अद्भुत ही स्पीड है। दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब पूरी दुनिया इस टाइम पे बहुत मुश्किलों से गुजर रही है, भारत इकलौता एक ऐसा देश है जो Q2 में जुलाई, अगस्त, सितंबर के तिमाही में इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाकर सामने लाया है। और यही बात, सिर्फ इतनी बात नहीं है, अगर आप ग्रोथ का वो कंपोनेंट्स देखेंगे जो आप कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में
बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है, कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी ग्रोथ है वो मैन्युफैक्चरिंग में आ रही है, और जो जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन बैकवर्ड लिंकेजेस उसके बहुत होते हैं, खास करके वो रेजिडेंशियल एरिया में है, करीब 275 इंडस्ट्रियों से जुड़ी रहती है। तो इसका मतलब है पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था एक किस्म की सामने उभर कर आ रही है, अच्छी गति से आगे चल रही है। उसका एक सबसे बड़ा कारण मैं जो मानता हूं वो ये है कि सरकार ने इतनी मुश्किलों के बावजूद बजट में जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया जी, वो बहुत हिम्मत वाली बात थी जी, और उससे पूरे देश में, स्टेट्स में भी, सेंटर ने भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे जोर दिया। और वही डेटा आप अगर ध्यान से देखें तो ये डेटा जो 30 नवंबर को रिलीज हुआ है उसमें ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के आंकड़े आए हैं, और अगर रियल वैल्यू पे उनको देखा जाए कांस्टेंट प्राइसेस पे तो आप देखेंगे कि वो काफी अच्छे आंकड़े आए। लोग कह रहे थे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ सकता है, वो नहीं हुआ है। और उससे पीछे अगर जाएंगे, कोविड में जब सरकार बार बार आ रही थी सामने, अलग अलग पैकेजेस लेके आ रही थी, उस टाइम पे जब लोग एकदम स्टिमुलस दे रहे थे, हमारी सरकार ने बहुत सोच समझकर सूझबूझ से इस तरीके का पैकेज बनाया था जिसपे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया था। 2 साल में क्या होगा, 3 साल में, 4 साल में क्या होगा। तो मुझे लगता है कि ये आज जो आप इतनी अच्छी ग्रोथ परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ये एक रात का मेहनत नहीं है, पिछले 4-5 साल से इसके अंदर विचार है। और खास करके कोविड में जब हम लोग बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे, दुनिया भी गुजर रही थी, हम लोगों की नीति बहुत फ्यूचरिस्टिक थी और इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड थी। तो जो अब हम दिख रहा है उसका बीज 3-4 साल पहले बो दिया गया था। जी जी, निश्चित तौर पर। और इसके लिए एक स्टेबल सरकार, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, इन चीज़ों की ज़रूरत भी होती है। और आपने देखा कि आज राज्यसभा में वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो हमारी ग्रोथ है वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ में, अर्बन सेक्टर में नहीं है, बल्कि दूर दराज के जो हमारे गांव है, जो ग्रामीण का जो इलाका है, वो भी उतनी ही तेज़ी से फल फूल रहा है। एक बात, अगर हम डिजिटल उपलब्धियों का उल्लेख ना करें तो बात पूरी नहीं होती है। जिस तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, जिस तरह से डीबीटी के जरिए सीधे पैसा पहुंच रहा है, किस तरह से आप देखते हैं कि यह भी एक प्रमुख कारक होता है इकोनॉमी को गति देने में? देखिए, मेरी समझ में बात इस तरीके की है कि सरकार जब से आई है, खास करके करीब पिछले 9-10 साल से, आप देखेंगे पहली लाल किले की स्पीच में साफ कह दिया गया कि किस रास्ते पे हम लोग जाने वाले हैं। जन धन योजना जब शुरू हुई थी तो इसका मतलब हर आदमी इसमें जुड़ गया, हर देशवासी इसमें जुड़ गया। तो आज भी जो आप स्पीच की बात कर रहे हैं एफएम की, उसमें उन्होंने साफ कहा कि हम लोगों ने 4 पहलू पे जोर दिया है, गरीब लोगों पे, खास करके जनधन उधर आता है, फार्मर्स के लिए, फिर उसके बाद हमने यूथ के लिए किया है और फिर मेल्स के लिए किया है। तो इसका मतलब ये सबका साथ सबका विकास वाली बात आ गई। जो भी पिछड़े लोग थे उनको साथ में मिला लिया। उनको साथ में मिलाने में सबसे बड़ा योगदान दिया आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म। जब आप डीबीटी की बात करते हैं, जनधन की और जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान वो दिया। और फाइनेंशियल इंक्लूजन में जब डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात होती है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी में एकदम फ्रंटियर पे जा रहे हैं। जीएसटी की बात हुई तो हमने फिर डिजिटल के कारण यूपीआई से इतना ज्यादा आगे बढ़ गए। आज जो जीएसटी की कलेक्शन आ रही है, कितनी 1.6 लाख करोड़ के करीब आ रही है महीने की, हाईएस्ट एवर। जी डॉक्टर चरण सिंह, निश्चित तौर पर, और ये जो चर्चा है हमारी आपकी बहुत लंबी हो सकती है, बहुत सारे विषय हैं इस पर बात की जा सकती है, लेकिन समय आज हमारे पास बस इतना ही है। फिर हम इस विषय पर ज़रूर आपके साथ एक नए कार्यक्रम में जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था सुपर स्पीड से आगे चल रही है और लगातार इसके बढ़ते जाने की उम्मीद है। इन्हीं उम्मीदों के साथ इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।